तो बहुत समय के बाद आखिरकार फिर से एक बार आप लोगों के बीच में भारत का भूगोल यह आ गया है टॉपिक। और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी भी एग्ज़ाम में यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जरूर आता है इससे क्वेश्चन। तो ये हम लोग देखते चलेंगे। हाँ, यूपीएससी की बात कीजिएगा, अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपको फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और अब तो बीपीएससी और यूपी पीसीएस भी यही करती है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों चीज होना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, एक मशीन बनाना है। अब ये मजाक में नहीं लेना है कि सर किस मशीन की बात कर रहे हैं, पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक मशीन बनाना पड़ेगा। और ये मशीन जो है ना वो ये है कि इधर से अगर हम लोग डालेंगे कॉन्सेप्ट को तो इधर से आके फैक्ट निकलेगा। इधर से मशीन में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट डालेंगे, उधर से फैक्ट निकलेगा। इसी तरह से इधर से अगर हम फैक्ट को डालेंगे तो इधर से क्या निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। तब जाके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो पाएगा पूरा। यानी कि अब तब लगेगा कि जब इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, भारत के भूगोल से, आप सक्षम होंगे उसके आंसर देने में। तो देखिए क्या है कि क्या करेंगे हम लोग, जब क्वेश्चन को देखेंगे तो एक्चुअली क्वेश्चन तीन तरह से बनता है। एक जो होगा वो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होगा, क्योंकि फैक्ट ही है, केवल बस फैक्ट है, आप आंसर लगाइए, हो गया। दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। दूसरा जो क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। तो कहिएगा सर एक तो फैक्ट बेस्ड हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया, अब तीसरा कौन सा क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन में फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों मिला हुआ होगा। तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, फैक्ट भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और आप लोग बहुत ध्यान से देखते चलेंगे, अगर आप लोग को लगे कि नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते चलेंगे, नहीं तो इसी वीडियो को एक बार दो बार आप देख लेंगे तो आपको चीजें क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। तो भारत का भूगोल, तो सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल के सामान्य परिचय की बात करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज का सामान्य परिचय सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग भी जब तैयारी करने आए हैं, आप लोग जब पैदा हुए हैं, तो आपका भी, आप एक आदमी होने के नाते ही आपका भी क्या है, एक सामान्य परिचय है। जैसे क्या है, आपका नाम है, आपका घर कहाँ है, आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है। तो ये सामान्य परिचय होता है जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट की बातें होगी वो भी करते चलेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हुए हो सकता है हम लोग आगे निकल जाएं, भारत के भूगोल को छोड़कर विश्व के भूगोल में चले जाएं या कॉन्सेप्चुअल भूगोल में चले जाएं, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। वो थोड़ा सा देखते चलेंगे ताकि आप लोग को सारी चीजें क्या हो, एक जगह समझ में आ जाए। तो देखिए क्या है, भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा तथा सांस्कृतिक विविधता से भरपूर प्राचीन एवं महान सभ्यता वाला देश है। अब देखिए यहाँ क्या है, कुछ चीज आया है, वो है दक्षिण एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश, सांस्कृतिक विभिन्नता, महान सभ्यता, है ना। तो इन सब चीजों को बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन इतना हम लोग देख लेंगे कि कभी इस पे क्या हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी जो है वो कुछ ऐसा है, जियोइड शेप में है, लेकिन ये क्या है, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि ग्लोब कुछ ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो रेखाएं होती है, एक अक्षांश रेखा होती है, दूसरा देशांतर रेखा होती है। इस पे बहुत चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी चर्चा करने की बात नहीं है। जब हम लोग विश्व का भूगोल देख रहे होंगे तो वहां पे ये चर्चा करेंगे। लेकिन एक बेसिक समझ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को समझेंगे। तो देखिए जो विश्व है इसको दो भागों में बांटती है, उसका एक रेखा है जो बांटती है, जिसको कहते हैं 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है। और इसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा, जो भी कहिए सब यही है, भूमध्य रेखा है। तो ये है भूमध्य रेखा। और ये जो है वो अक्षांश रेखा है, जो लेटी हुई लाइन है उसे लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा कहते हैं। और जब इस लाइन की बात करेंगे जो लंबा है उसे लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा कहेंगे। तो इसके ऊपर से 23.5 डिग्री से
23.5 डिग्री उत्तर से कर्क रेखा गुजरी है, ये कर्क रेखा है। इसके ऊपर से 66.5 डिग्री उत्तर से आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त, और ये सबसे ऊपर 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। उसी तरह से जब हम नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? मकर रेखा है। 66.5 डिग्री दक्षिण में आएंगे तो अंटार्कटिक वृत्त है, और यहां पे 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। अब जब 0 डिग्री से ऊपर की बात करते हैं तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, 0 डिग्री से नीचे की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अगर केवल उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से हम लोग देखें तो भारत की स्थिति कहाँ है? कर्क रेखा के बीच में। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजर रही है, तो कर्क रेखा के बीच में है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। जब हम लोग मैप देखते हैं तो डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है, ये याद रखेंगे। ऊपर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि जब हम बात करते हैं देशांतर रेखा का तो ये भी ग्लोब को दो भागों में बांट रहा है, एक पूर्वी दूसरा पश्चिमी। पश्चिमी तो एक पूर्वी गोलार्ध है, दूसरा क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है। अब भारत की स्थिति देखें तो ये क्या है? ये उत्तर और ये पूरब, और भारत कहाँ है? यहाँ है। तो क्या ये उत्तर पूरब में है? तो भारत की स्थिति कहाँ है? भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूरब में है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो भारत की स्थिति उत्तर पूरब में है। इसके साथ एक चीज और हम देखेंगे, देखिए ये एक रफ स्केच है। क्या है? रफ स्केच है। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, और ये क्या है? अपना प्यारा भारत। तो यहां देखिए क्या है कि एक पहाड़ है, माउंटेन है, इसका नाम है यूराल। और ये यूराल माउंटेन क्या करता है? यूरोप को एशिया से या एशिया को यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। हम लोग चर्चा कर रहे थे एशिया पे। तो अभी आप लोग देखे हैं कि अगर हम यहाँ से एक बीच से एक लाइन गुजार दें, है ना, तो इसके ऊपर क्या होगा? उत्तर, इसके नीचे क्या होगा? दक्षिण। तो ये पूरा का पूरा क्या है? एशिया है। इसके बीच से अगर एक लाइन गुजार दें तो क्या ये उत्तर होगा? ये दक्षिण होगा। और भारत कहाँ है? देखिए ये भारत है हमारा, और भारत कहाँ है? दक्षिण एशिया में है। अब देखिए भारत कहाँ है? भारत दक्षिण एशिया में अवस्थित एक देश है जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बात हो रहा है किसकी? 7वां सबसे बड़ा देश। तो ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए ये भी जान लेते हैं कि पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है। पहला सबसे बड़ा देश रूस है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा देश चीन है, दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, तीसरा सबसे बड़ा देश चीन है, चौथा अमेरिका है, ये अमेरिका है, और ये अमेरिका जो है यूएसए है। अर्थात यह अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात नहीं हो रही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि एक देश है। 5वें पे ब्राजील है,
छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें पे क्या है, भारत है, सातवें पे क्या है, भारत है। ये बात समझ में आ गई? तो ये याद रखेंगे, बहुत जरूरी नहीं रह गया है ये याद रखना, लेकिन फिर भी सामान्य जानकारी है तो सामान्य जानकारी को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, इसको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल की बात करें, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, और क्या कह रहा है, सांस्कृतिक विभिन्नता से भरपूर देश है। सांस्कृतिक विभिन्नता देखिए होता क्या है, हम लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बहुत चर्चा नहीं करेंगे कि सोसाइटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, हम लोग केवल ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करेंगे, भौगोलिक दशा की बात करेंगे। तो जब आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, तो ये क्या है, एक ठंडा प्रदेश है, क्योंकि काफी ऊंचाई पे पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये एक ठंडा प्रदेश है। बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो ये मैदानी प्रदेश है। और अगर दक्षिण भारत में आ जाएंगे तो ये समुद्र किनारे होने के वजह से यहाँ का क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, अलग है। और जब यहाँ का क्लाइमेट अलग है तो भौगोलिक कंडीशन अलग होने के वजह से यहाँ के लोग क्या है, अगर ठंड ज़्यादा है तो गर्म कपड़े पहनेंगे, अगर ठंड नहीं पड़ती है तो वो लोग गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे। तो सबसे पहले पहनावा के दृष्टिकोण से भी क्या है, विभिन्नता है। दूसरा देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो हर जगह का जो उपज होगा, जो फसल होगा, वो अलग अलग होगा, तो इस हिसाब से खान पान भी सबका क्या होगा, अलग होगा। इसी आधार पे क्या कहा जा रहा है, सांस्कृतिक विभिन्नता। इसके अलावा बहुत सा धार्मिक, राजनीतिक बहुत सारे हैं, उस पर चर्चा हम लोग अभी फिलहाल नहीं करेंगे। और महान सभ्यता वाला देश है, क्योंकि भारत में कहा जाए तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक जो भारत में भी रही है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की चर्चा भी जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पे करेंगे। देखिए तो क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत हमारा देश है, जो कुल विश्व के कुल भूभाग का 2.43% है। विश्व के कुल भूभाग का 2.43% और 7वां नंबर पे है विश्व में। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जो अभी हम ग्लोब पे समझ रहे थे कि अक्षांश और देशांतर क्या है, तो उसी विस्तार की बात किया जा रहा है। मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये उत्तरी अक्षांश की बात किया। फिर आपको हम समझाए थे अभी कि केवल अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी ही नहीं है, या उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ही नहीं है, बल्कि पूर्वी और पश्चिमी भी है। तो उसके लिए क्या है, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। और ये जो 8 डिग्री 4 मिनट की बात कर रहे हैं, ये मुख्य भूमि की विस्तार की बात की जा रही है। जबकि वहीं बात करें देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के साथ निर्धारित होती है, जो कि अंडमान निकोबार में है, यहाँ पे है। ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। और अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, अगर बात करें तो उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में है, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है उत्तरी बिंदु। दक्षिणी बिंदु की बात करें, यहाँ जो इसकी चर्चा किए थे, ये इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है। पूर्वी बिंदु क्या है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर मोती है गुजरात में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। दक्षिणी बिंदु आप लोग बहुत सुनते आए होंगे, सबको याद है ना। तो अब क्या है कि पूर्वी पश्चिमी बिंदु भी आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देश भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु गौर मोती कहाँ है, गुजरात में है। इसके अलावा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो केप केमोरिन है। क्या है, केप केमोरिन दक्षिणतम बिंदु, और ये मुख्य भूमि का है। ये कहाँ है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें, ये उत्तर दक्षिण विस्तार की अगर हम बात करें तो लद्दाख के ऊपर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई है। तो ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी याद रखना क्या है, बहुत जरूरी है।
इसके अलावा हम लोग चर्चा करते हैं देखिए भारत का स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात किया जा रहा है गुजरात के ऊपर से, ये देखिए यहां से ये सारा क्या है, ये स्थलीय सीमा है और ये स्थलीय सीमा कितना है 15,200 किलोमीटर तथा तटीय सीमा का विस्तार 7,516.6 किलोमीटर है। किसकी बात किया जा रहा है, तटीय सीमा। ये तटीय सीमा की बात किया जा रहा है। तटीय सीमा ये कितना है 7,516.6 किलोमीटर। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6,200 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय सीमा ये जो 7,516 की बात किया जा रहा है ये भी और लक्षद्वीप भी इसमें शामिल है, लेकिन ये 6,200 किलोमीटर जो है वो केवल इसकी बात की जा रही है। भारत के तट से लगे राज्य, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कई सारे एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में तो लगातार पूछता है कि कितने राज्य ऐसे हैं जो भारत के, कितने ऐसे राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं। तो टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। टोटल कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं, ये भी याद रखिएगा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा कि कितने राज्य से होकर गुजरती है। अगर हम चर्चा करें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऐसा राज्य रहेगा जो नहीं गुजर रहा होगा और बहुत क्लोज ऑप्शन होगा, वो दे देगा कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। तो ये याद रखने के लिए देखिए, सबसे पहला क्या है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप लोगों के बीच में कॉमन शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, वो सब लोगों को पता होगा, काफी कॉमन ट्रिक है। तो उस हिसाब से उसके आधार पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इन राज्यों को याद रख सकते हैं। ये देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लंबाई चौड़ाई कितनी है 2,933 किलोमीटर। देखिए अब बात करते हैं भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दमन एवं दीव दादर नागर हवेली दोनों अब एक है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। टोटल कितने हो गए 8, ठीक है, कितने हैं 8 हैं। कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव, दादर और नागर हवेली, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में ही ये लद्दाख भी आता था, जिससे कि क्या किया गया, बाद में क्या बना दिया गया, दोनों को अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले यह राज्य था, अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया और 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू कर दिया गया। उसी तरह से दमन एवं दीव पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। इसकी घोषणा जुलाई 2019 में कर दी गई थी कि अब दमन एवं दीव दादर और नागर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी होगा। और पार्लियामेंट में यह दिसंबर 2019 में पास हो गया। घोषणा कब हुआ था, घोषणा जुलाई 2019 में हुआ था और पास कब कर दिया गया, दिसंबर 2019 में। और 26 जनवरी 2020 को यह लागू हो गया।
दमन दीव, दादर नागर हवेली दोनों क्या हो गया, मिक्स मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 26 जनवरी 2020 को। ये आप याद रखेंगे क्योंकि जब अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एग्जाम तीन तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, कॉन्सेप्ट बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, और दोनों मिलाकर कॉन्सेप्ट और फैक्ट। नहीं, तीसरा एक चौथा क्वेश्चन का टाइप और बनता है, वो है कॉन्सेप्ट, फैक्ट प्लस करंट अफेयर्स, है ना। तो इसलिए ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, ये जो देख रहे हैं ना आप, इसे पुदुचेरी, इसके साथ एक समस्या है ना। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसी क्या समस्या आ गई। समस्या ये है कि ये छिटा हुआ है। छिटा हुआ मतलब समझते हैं ना, थोड़ा यहाँ, थोड़ा वहां, थोड़ा वहां, ठीक है। तो ये 3 राज्यों में छिटा हुआ है, यनम, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बन सकता है कि एक तो सबसे पहले ये होगा कि इनमें से पुदुचेरी का कौन सा भाग किस राज्य में है। तो ये याद रखने के लिए आप आंध्र प्रदेश में कौन सा है, यनम है, तमिलनाडु में कौन सा है, पुदुचेरी और कराईकल है, और माहे कहाँ है, केरल में है। तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव 3 राज्यों में है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि पुदुचेरी का फैलाव कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में है। इनमें से क्या है, पुदुचेरी तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है, और कराईकल भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। कराईकल भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव, ठीक है, 3 राज्यों में है। यह हम लोग क्या किए, देख लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए पड़ोसी देश की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी तो याद ही होंगे, जिन्होंने क्या कहा था कि हम अपने रिश्तेदार बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। और हमारे पड़ोसी ऐसे ऐसे पड़ोसी हैं, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इनके साथ साथ हमारा अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके वजह से हम समस्या में आ जाते हैं। पर अब ऐसी समस्या नहीं रही कि अब समस्या में भेज सकते हैं, क्योंकि भारत क्या हो गया है, बहुत पावरफुल हो गया है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं अपने पड़ोसी की, तो पड़ोसी का 2 चेहरा होता है। एक चेहरा ये दिख रहा है, दूसरा चेहरा ये दिख रहा है, अर्थात ये दिख रहा है। तो पड़ोसी कैसे होते हैं, पड़ोसी के चेहरे, अरे अनजान चेहरे होते हैं। ये 2 तो दिख रहा है ना, इसके अलावा कई चेहरे छुपे होते हैं, है ना। तो पहला क्या है, ये चेहरा है, दूसरा ये चेहरा है। लेकिन क्या है, जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत के साथ ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जो खुद भूखा नंगा है वो क्या कर सकता है ना। तो पाकिस्तान की इतनी औकात कहाँ कि भारत के साथ कुछ करे। और ये देखिए भारत के कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे की चमक और बाबर आजम के चेहरे की चमक में अंतर दिख रहा है ना। यही अंतर दोनों देश में भी है। ये बात आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो देख लेते हैं कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान है। हम लोग मैप पे देखेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, पहले ये भी देख लेते हैं, मैप पे भी देख लेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान है, पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश है, और जल सीमा वाला देश श्रीलंका और मालदीव है। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश चीन है, और भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश क्या है, भूटान है, और जल सीमा वाला सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। सबसे छोटा देश, ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज था कि सबसे छोटा देश की बात किया तो आप लोग सीमा की बात कर लेते हैं, नहीं, सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान की भारत के साथ लगती है, और सबसे बड़ी सीमा जो है या सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। ये आप कंफ्यूज नहीं करेंगे यहां से। अब देखिए पहले ये देख लेते हैं जो हम चर्चा किए हैं। तो ये यहां से ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये चीन है, ये म्यांमार है, ये नीचे यहाँ क्या है, श्रीलंका है, ये तो याद होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पड़ोसी देश है, और ये है बांग्लादेश, और यहाँ पे है भूटान, ठीक है। तो
तो ये हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। अब देखिए बांग्लादेश के साथ जो है ना भारत का जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सीमा क्या करता है, शेयर करता है, जिसमें से कौन कौन सा राज्य है। ये टेबल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद करेंगे, लिख लेंगे, है ना, कहीं दीवार पे चिपका देंगे ताकि ये कभी भूल नहीं पाए या भूल ना जाएं, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन और अगर ये छोड़ कर आते हैं तो बहुत बड़ा क्या है, मूर्खता है, पछतावा है। ये पहला क्या है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए, 5। टोटल कितने राज्य हैं, 5। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले टोटल कितने राज्य हैं, 5। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। इसके बाद बात करते हैं चीन की। दूसरा सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है चीन, 3488 किलोमीटर, जिसमें से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यह भी कितने हैं, 5। ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है तीसरे नंबर पे है, 3323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करती है, और जिसमें से है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, टोटल 4 राज्य। राज्यों की संख्या भी आप लोग याद रखेंगे। नेपाल 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, टोटल 5। और म्यांमार 1643 किलोमीटर का सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ, टोटल 4। टोटल कितने राज्य हैं, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर का छोटा सा सीमा साझा करता है बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और इसके साथ साथ असम के साथ भी यह सीमा साझा करता है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, 4। अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा करने वाला देश, सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, अफगानिस्तान, लद्दाख के साथ 106। सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है, बांग्लादेश की, और सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, ये ध्यान रखेंगे। जब तट रेखा की बात करेंगे तो बहुत सारी लंबी लंबी तट रेखाएं दिखेगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये कटी फटी होने के वजह से क्या है, इसकी तट रेखा की लंबाई जो है वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में, जो बच गया है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए या क्लासेस बहुत लंबा ना हो जाए, इसके वजह से आज यहीं पर हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी होगा उसको देखेंगे और फिर से समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। और ये जो बताया गया है इसको आप लोग 1 बार देखें, 2 बार देखें और लिखते चलें, क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आप एक बार सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, चीज़ें अच्छे तरीके से याद रहेगी।